महाराष्ट्र में बीजेपी ने वो करा दिया जो पिछले 23 साल में नहीं हुआ। राज ठाकरे को उद्धव ठाकरे से मिलवा दिया। पहले शिवसेना पर एकनाथ शिंदे को काबिज करा दिया, फिर शरद पवार की पार्टी तोड़ दी। शिंदे मुख्यमंत्री के रास्ते उप मुख्यमंत्री पर सेटल हो गए। जब लगा कि महाराष्ट्र में सब कुछ अब सेट हो चुका है, तो पीछे से राज ठाकरे और उद्धव को एक मंच पर ला दिया। महाविकास अघाड़ी बनी तो बीजेपी ने उसकी गाड़ी पंक्चर कर दी, कांग्रेस को अकेला कर दिया। महाराष्ट्र में कल क्या होगा ये न ठाकरे जानते हैं, न पवार जानते हैं, और कांग्रेस को तो कुछ हवा ही नहीं है। मुंबई की पॉलिटिक्स एकदम फिल्मी सीक्वेंस की तरह ही चेंज हो रही है। महाराष्ट्र चुनाव 4 साल बाद है, लेकिन मुंबई में 4 मिनट के बाद क्या हो जाएगा ये किसी को नहीं पता। दो ठाकरे भाई, एक नरम दूसरा गरम, एक आग उगलने वाला दूसरा ठंडा पानी डालने वाला, एक बहिर्मुखी दूसरा अंतर्मुखी, एक भीड़ खींचू दूसरा रहस्यमय। ठाकरे खानदान के ये दोनों भाई साथ आ रहे हैं। हार के बाद पार्टी और सिंबल गंवाने के बाद दोनों भाई इकट्ठा हो रहे हैं। 23 साल बाद पहली बार 5 जुलाई को राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक मंच साझा करने वाले हैं। संजय राउत इसे ठाकरे ब्रांड कहते हैं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना महाराष्ट्र में 10% से कम वोट शेयर 9.96% वाली पार्टी रह गई है। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस केवल 1.5% 1.55% वाली पार्टी रह गई है। ठाकरे बंधुओं के समर्थकों को लगता है कि महाराष्ट्र में ठाकरे ब्रांड इससे कहीं बड़ा है। 5 जुलाई को इसी ठाकरे ब्रांड को रिलॉन्च किया जाएगा। इनविटेशन कार्ड छप गया है, मुद्दा मराठी का है। इनविटेशन कार्ड भी मराठी में छपा है। इस पर क्या लिखा है ये हम हिंदी में बताते हैं। आवाज मराठी की, मराठी माताओं, बहनों और भाइयों, क्या आपने सरकार को झुकाया? हां, आपने झुकाया। और किसने झुकाया? तो वो आप ही थे। आप मराठी लोगों ने सरकार को झुकाया। हम तो सिर्फ आपकी तरफ से संघर्ष कर रहे थे। इसलिए खुशी का उत्सव मनाते समय भी हम केवल इस सभा के आयोजक हैं। बाकी उत्सव तो आपको मनाना है। नाचते गाते हुए आइए, उत्साह और गुलाल उड़ाते हुए आइए। हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपके विनम्र राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे। यह इनविटेशन कार्ड तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सड़कों पर इतनी अच्छी चीजें नहीं हो रही हैं। मराठी नहीं बोलने पर एमएनएस ने मीरा रोड इलाके में एक दुकान मालिक की पिटाई कर दी। मराठी कंपल्सरी हो गया है। तुम क्या बोले? क्यों मराठी बोल देना? अरे मार गया। क्यों मराठी बोलने का मतलब? ऑफिस में आए थे, संदीप राणे साहब के ऑफिस में। हमको थोड़ी मालूम है कभी कंपल्सरी हुआ। आज प्रॉब्लम में क्या बोला? क्या बोला आपको? मैंने आपको क्या बोला? सीखने का सीखना पड़ेगा हमको। आप इंटरव्यू बोल रहे हैं मेरे को। धंधा भी करने नहीं देगा। अरे यार हमको मराठी नहीं आता तो सिखाना पड़ेगा ना। लौड़े लगा देगा। ऐसा बोलो, सीखेगा करके। क्या बोले? क्यों मराठी बोलने का मतलब? ये क्या होगा? क्यों मराठी? जिसको मराठी कौन से राज्य में काम कर रहे हो? महाराष्ट्र में ना, इतना मालूम है। महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? सब भाषा। कौन सी भाषा? क्या भाषा बोली जाती है? कौन सी भाषा बोली जाती है? कौन सी भाषा बोली जाती है? इस मामले में शिकायतकर्ता दुकानदार बाबूलाल चौधरी की शिकायत पर मुंबई पुलिस ने 7 अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। मराठी भाषा और मराठी मानुष के नाम पर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का साथ आना और एक मंच से विजय दिवस मनाना, आपको लगता होगा कि महाराष्ट्र बीजेपी के लिए ये कोई सदमे वाली बात होगी। हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। ठाकरे बंधुओं को एक होने और विजय दिवस मनाने का ये मौका किसी और ने नहीं, बल्कि बीजेपी के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिया है। राज और उद्धव ठाकरे को मराठी मानुष का हीरो बनने का ज्यादा मौका दिए बिना फडणवीस ने हिंदी की पढ़ाई अनिवार्य करने वाला ऑर्डर वापस ले लिया। हमने ये बार बार बताया कि मराठी अनिवार्य है
और कोई भी भारतीय भाषा आप सीख सकते हो, किंतु इनका विरोध हिंदी को है, इनका विरोध हिंदी भाषा को है। भारतीय भाषा को विरोध है और अंग्रेजी के लिए रेड कारपेट है। इनको अंग्रेजी चलती है लेकिन हिंदी नहीं चलती। राजनीति की बिसात पर सबसे खतरनाक चाल घोड़े की ढाई चाल होती है। घोड़े की ढाई चाल शह भी देती है और मात भी देती है। अच्छे से अच्छा खिलाड़ी उसका पूर्वानुमान नहीं लगा पाते। फडणवीस जिस वक्त हिंदी वाला ऐलान कर रहे थे, उस वक्त एकनाथ शिंदे और अजित पवार के सपाट चेहरों को देख लीजिए। बहुत कुछ इसी से साफ हो जाएगा। असल में फडणवीस दो ऐसे डिप्टी सीएम के साथ काम कर रहे हैं जो खुद मुख्यमंत्री बनने की हसरत रखते हैं। शिंदे डिमांडिंग है और फडणवीस उनकी रोज रोज की डिमांड से परेशान है। अजित पवार अपने चाचा शरद पवार के साथ मेल जोल बढ़ा रहे हैं। अजित पवार को लगता है कि एनसीपी अगर एक हो जाएगी तो उनकी पावर बढ़ेगी। फडणवीस ये सब समझते हैं और सीनियर अफसरों के सहारे महाराष्ट्र की सत्ता चला रहे हैं। शिंदे और अजित पवार कहने को तो डिप्टी सीएम है, लेकिन अधिकार के नाम पर जीरो है। कल सरकार के फैसला रद्द करने के बाद मुझे संजय राउत का फोन आया था। उन्होंने मुझसे कहा अब आगे क्या करना है। मैंने उनसे कहा कि अब मोर्चा तो रद्द ही करना होगा। उन्होंने कहा क्या हम 5 जुलाई को विजय सभा कर सकते हैं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने कहा 5 जुलाई को विजय उत्सव सभा करेंगे, पर अभी आप सभा की जगह मत घोषित कीजिए। मुझे अपने नेताओं के साथ बात करनी होगी, उनसे बात कर ही हम कुछ तय करेंगे। विजय सभा तो होगी, पर आप इसमें राजनीतिक बैनर मत लगाइए। ये कोई राजनीतिक सभा नहीं होगी, गैर राजनीतिक सभा होगी, क्योंकि मराठी मानुस की एकता की जीत हुई है। ये मराठी की जीत है। सभा कहां होगी ये हम आपको बताएंगे। चुनाव आते जाते हैं, गठबंधन बनते बिगड़ते हैं, पर मराठी टिकनी चाहिए। जब चुनाव आएगा तो गठबंधन पर सोचेंगे, लेकिन मराठी का बचना जरूरी है। भाषा रही तो संस्कृति भी बची रहेगी। जब भाषा ही खत्म हो जाएगी तो फिर गठबंधन का क्या फायदा। उद्या 30 जर मुळाशी गेली ना तर या युती आघाड्यांना काय अर्थ है। राज और उद्धव मिलेंगे तो शिवसेना, यूबीटी और एमएनएस को भी जोड़ने की बात होगी। तब जो यूनिटी बनेगी उसका कांग्रेस के साथ पटरी बिठाना बहुत मुश्किल होगा। 2019 में बीजेपी से अलग होकर उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस के साथ महाविकास अघाड़ी तो बना ली, लेकिन शिवसैनिकों ने उसे कभी भी दिल से नहीं अपनाया। राज ठाकरे का इफेक्ट उद्धव को राइट टर्न ले जाएगा, जो रास्ता बीजेपी की तरफ जाता है। इसका पहला टेस्ट बीएमसी चुनाव में होने वाला है। कांग्रेस इसे समझने लगी है। नहीं, वो स्थानिक कार्यकर्ताओं के डिसीजन के ऊपर निर्णय लिया जाएगा। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी टूट सकती है। बीएमसी चुनाव से पहले कांग्रेस अपने अलग उम्मीदवार उतार सकती है। महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेता नाना पटोले से जब यही सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ साफ संकेत दे दिया कि महाविकास अघाड़ी की गाड़ी गड्ढे में फंस गई है और कांग्रेस को बचना है तो अघाड़ी की गाड़ी छोड़कर चलना होगा। कल बैठक हुई थी, क्या अकेले चुनाव लड़ने को लेकर कांग्रेस मन बना रही है मुंबई में? नहीं, वो स्थानिक कार्यकर्ताओं के डिसीजन के ऊपर निर्णय लिया जाएगा। जब से उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के एक मंच पर आने की चर्चा छिड़ी है, तभी से महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता आपा खो रहे हैं। नाना पटोले विधानसभा में स्पीकर के आसन के पास जाकर हंगामा करने लगे। वो राजदंड को उठाने की कोशिश करने लगे। नाना पटोले खुद भी स्पीकर रह चुके हैं, लेकिन अपनी बात सुनाने के लिए उन्होंने दबंगाई वाला रास्ता अख्तियार किया। स्पीकर राहुल नार्वेकर ने पहले सदन को 5 मिनट के लिए स्थगित किया, फिर नाना पटोले को 1 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया। नाना पटोले अब नाखून काटकर शहीद बन रहे हैं। अगर बीजेपी के एमएलए और उनके मंत्री, कृषि मंत्री, अगर मोदी किसानों का बाप है इस तरह कहते हैं तो मोदी किसानों का बाप नहीं हो सकता, मोदी इनका बाप हो सकता है। तो जिस तरह से अपमानित किसानों को किया जा रहा है, क्या सत्ता में ये लोग इसके लिए आए? किसानों को अपमानित करने के लिए, किसानों को आत्महत्या करवाने के लिए आए? तो इससे असंवैधानिक क्या हो सकता है? और मोदी इनका बाप हो सकता है। मोदी हमारे किसानों का बाप नहीं हो सकता। वो हमारे किसानों को मरवाने के लिए देश में सत्ता में आया, ये हम बोलेंगे और ये बात वास्तविकता है। जब से मोदी की सरकार देश में आई तब से देश में किसानों की आत्महत्या बढ़ी है।
महाराष्ट्र विधानसभा में सस्पेंड होने के बाद नाना पटोले ने प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेकर बयानबाजी की तो बीजेपी से पहले शिंदे की पार्टी कूदी। पिछले कई दिनों से नाना कहीं दिख नहीं रहे थे, नाना हो गए थे, तो इसलिए फिर से दोबारा वो चर्चा में आने के लिए आदरणीय नाम भी उनको प्रधानमंत्री जी का ही लेना पड़ा। लेकिन ये एक आदरणीय प्रधानमंत्री जी होते हैं, हम लोग उनका जो नामोल्लेख करते हैं, नाम लेते हैं, अदब से लेते हैं, आदर से लेते हैं, लेकिन उनका वक्तव्य जो है प्रधानमंत्री जी के बारे में अपमानजनक था। जैसे राहुल गांधी विदेश में जाकर देश का और प्रधानमंत्री जी का अवमान करते हैं, बदनामी करते हैं, और तब उनको लगता है मुझे बहुत बड़ी पब्लिसिटी मिलती है, वैसी कोशिश मेरे ख्याल से नाना पटोले जी ने की है। लेकिन नाना पटोले जी ने, उनको पता है कि आखिर बाप ही होता है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को महाराष्ट्र में चुनाव लड़ना है, इसलिए उनके लिए मराठी का मुद्दा ठीक है। बीजेपी को बिहार और महाराष्ट्र दोनों जगह चुनाव लड़ना है। उसने भी अपनी लाइन तय कर ली। कांग्रेस यहां भी फंस गई। कांग्रेस के लिए हिंदी वाले मुद्दे पर भी रास्ता बंद है और राज उद्धव की दोस्ती में भी कांग्रेस के लिए अंधेरा है। जैसे इलेक्शंस आगे आता है, अभी कल ही न्यूज आया है कि दिल्ली में जो कांग्रेस के हाईकमांड के साथ महाराष्ट्र के नेताओं की चर्चा हुई, उन्होंने कहा कि अकेले लड़ने की तैयारी रखो। अभी जब तक उनका ऑफिशियल डिसीजन नहीं आता है, लेकिन मुझे लगता है ये जो महाविकास आघाड़ी में भिन्न भिन्न विचार सरणी के ऑपोजिट विचार जिनके हैं, ऐसे लोग जो सत्ता के लिए साथ में आए थे, वो लोग साथ में रहेंगे, ऐसा नहीं लगता। बिहार चुनाव से केवल 3 महीने पहले महाराष्ट्र में हिंदी का विरोध करने वाली कांग्रेस बिहार में क्या बोलेगी? राहुल गांधी की पार्टी बिहार में अपना फायदा कराएगी या नुकसान कराएगी? अभी तो लगता है कि तेजस्वी यादव बिहार में कांग्रेस को किनारे रखकर ही अपनी लालटेन जलाने वाले हैं। तेजस्वी यादव ने कांग्रेस की तरफ से किसी ऑफिशियल कंफर्मेशन का इंतजार भी नहीं किया और खुद को महागठबंधन का सीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया। तेजस्वी एक मायने में सही हैं। बिहार में कांग्रेस की इतनी सियासी ताकत नहीं कि वो लालू एंड फैमिली के फैसले से 1 इंच भी दाएं बाएं हो जाए। बिहार में कांग्रेस के जो नंबर देखते हैं या कांग्रेस के जो विधायक जीतते हैं, वो लालू की कृपा से ही जीतते हैं। 2010 में लालू और कांग्रेस दोनों ने अलग अलग लड़कर देख लिया, जब लालू की पार्टी बिहार में केवल 18.84% वोट और 22 सीटों पर सिमट गई थी। 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बिहार की सभी 243 सीटों पर लड़ी थी, लेकिन केवल 8.37% वोट और 4 सीटें ही जीत पाई थी। 2010 के बाद कांग्रेस ने बिहार में कभी अकेले चुनाव लड़ने का रिस्क नहीं लिया, लेकिन चुनाव लालू भी नहीं लड़े, लेकिन उन्होंने कांग्रेस को हमेशा अंगूठे के नीचे रखा। अभी 3 महीने पहले कांग्रेस बिहार में अकेले चुनाव लड़ने का तेवर दिखा रही थी। राहुल गांधी ने ताबड़तोड़ बिहार के दौरे किए, बेगूसराय में कन्हैया कुमार ने पदयात्रा की, कांग्रेस ने नया प्रभारी पटना भेजा, लेकिन लालू की घुड़की के आगे सब बंद हो गया। राहुल की पार्टी फिर से लालू के आगे शरणागत है। उधर बीजेपी बिहार में कांग्रेस पर अटैक भी नहीं कर रही, उसे अपना टारगेट मालूम है। तेजस्वी यादव जब से वक्फ कानून विरोधी रैली में शरीक हुए, बीजेपी को अटैक का पॉइंट मिल गया। बीजेपी ने तेजस्वी को पहले नमाजवादी कहा, फिर उनकी ब्रांडिंग मौलाना तेजस्वी की कर दी। नमाजवादी तुष्टीकरण करने के मसीहा मौलाना तेजस्वी यादव जी, ये बताइए हमें, आप संविधान कभी पढ़े हैं? जंगल राज कैसा होता है? जंगल राज बिल्कुल लालू और तेजस्वी जैसा होता है। जंगल राज का पहला नियम है, संविधान और कानून की धज्जियां उधेड़ दी जाती हैं। बाबा साहब का संविधान तार तार किया जाता है और वही काम विपक्ष में रह के तेजस्वी यादव कर रहे हैं। अटैक दिल्ली से हुआ, तेजस्वी ने जवाब पटना में दिया। भाजपा के लोग 2 दिन से हमको दिल्ली में बैठ के गाली दे रहे हैं। लोग बोल ना रहा है, क्या क्या बोल रहा है, और जो बोलने वाले वो सब टपोरी लोग हैं, लफुआ लोग हैं,
उनके लिए हमारे प्रवक्ता ही काफी हैं, जितने छपरी लोग हैं। और आप बताइए, जो मौलाना हमको बोल रहे हैं, तो मौलाना का मतलब तो विद्वान ना होता है। बिहार में इस वक्त सबसे बड़ी हलचल वोटर वेरिफिकेशन की है। 25 दिन में 8 करोड़ वोटर्स का वेरिफिकेशन कैसे होगा? तेजस्वी ये सवाल रोज रोज उठा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग के आदेश पर चलाए जा रहे वेरिफिकेशन प्रोसेस को रोकने का कोई रास्ता उनके पास नहीं है। वोटर वेरिफिकेशन के 3 स्टेक होल्डर्स हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा कहते हैं कि वेरिफिकेशन प्रोसेस से राज्य में 30,000 फर्जी बांग्लादेशी वोटर की पहचान की है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वोटर वेरिफिकेशन को बैकडोर एनआरसी बता रही हैं। बिहार के बाद अगला नंबर बंगाल का ही है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वोटर वेरिफिकेशन असल में गरीबों के वोट को उड़ाने का खेल है। ये लोकतंत्र की जननी बिहार, और वहीं से ये भाजपा, नीतीश जी और इनका सहयोग कर रहे चुनाव आयोग लोकतंत्र की जननी से ही लोकतंत्र को समाप्त करना चाहते हो। ये बिहार सहेगा नहीं, बिहारी गरीब सहेगा नहीं। बिहार अलर्ट है, बिहारी अलर्ट है। इनके जो मंसूबे हैं, पहले वोटर लिस्ट से नाम खत्म करो। जब वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा गरीबों का, तो पेंशन नहीं मिलेगा, पेंशन नहीं मिलेगा, राशन नहीं मिलेगा। बिना व्यवस्था किए हुए, बिना कोई तैयारी के ये लोग कूद गए। ये तो पहली बार ऐसा हो रहा है। ये तो बड़ा चिंता का जनक है। वोट का ही अधिकार छीन लोगे तो बचेगा क्या गरीबों के पास? राहुल गांधी और उनकी पूरी पार्टी वोटर वेरिफिकेशन के मुद्दे पर खामोश है। बिहार में कांग्रेस ग्राउंड पर कहीं नहीं दिख रही है। बिहार में कांग्रेस से कहीं ज्यादा मेहनत तो प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज कर रही है, जो धीरे धीरे बिहार में कांग्रेस की जगह नंबर 4 की पार्टी बनती हुई दिख रही है। प्रशांत किशोर जितना आगे बढ़ेंगे, बिहार में कांग्रेस उतनी कमजोर पड़ती जाएगी।